नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और अच्छे से मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड कस्टडी और उसके बारे में हम जानेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में। पिछले कुछ समय से हमारे देश में पारिवारिक मामले ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों की कस्टडी खुद रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर बच्चा छोटा है तो क्या पिता को कस्टडी मिलेगी? अगर माता बेरोजगार है तो क्या पिता को कस्टडी मिलेगी? तो यह बात है कि उसके छोटे बच्चे की, बेटे की, बेटी की कस्टडी किसके पास जाएगी? माता को मिलेगी कि पिता को मिलेगी? आज हम इस बारे में जानेंगे और समझेंगे। अगर कोर्ट के सामने बात आती है कि बच्चे की कस्टडी मां के पास जाएगी या फिर पिता के पास जाएगी, तो कोर्ट सबसे पहले तो यह क्राइटेरिया डिटरमाइन करती है कि कौन उस बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट यह डिसाइड करती है कि कस्टडी माता के पास जाएगी या कस्टडी पिता के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि कस्टडी हमेशा फादर के पास जानी चाहिए या फिर यूं कहें कि कस्टडी हमेशा माता के पास जानी चाहिए। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। इंडियन लॉ के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम लोगों कोई भेदभाव नहीं कर सकते और कोर्ट भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोर्ट की तरफ से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि अब कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि मां के साथ परवरिश ज्यादा अच्छे से हो सकती है या फिर पिता के साथ परवरिश ज्यादा अच्छे से हो सकती है। कौन उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकता है, ये डिटरमाइन करती है कोर्ट कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जानी चाहिए। यानी कि जो बेहतर होगा, कोर्ट तो फैसला उसी की तरफ जाएगा। कोर्ट का फैसला डिटरमाइन करने के लिए जो कानून है, उस कानून को बोलते हैं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें बच्चे को अच्छे से एजुकेशन और उसकी देखभाल कौन कर पाएगा। इस कानून में आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबसे पहले बना सकता है हु इज बेटर टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर हम बात करें हिंदू एक्ट की, हिंदू लॉ सेक्शन 26 का जो एप्लीकेशन, इसमें चाइल्ड कस्टडी कोर्ट डिसाइड करते हैं। बच्चे का एजुकेशन को डिटरमाइन करती है और उसकी मेंटेनेंस है, उसको कोर्ट डिटरमाइन करती है। सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से जो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने गई है, हमने एप्लीकेशन उसको किया, तो कोर्ट को 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर ये डिसाइड करना होता है। जो रिस्पोंडेंट को सर्विस नोटिस मिला है उससे 60 दिन काउंट होते हैं, तो उनको 60 दिन यानी 60 डेज के अंदर ये डिसाइड करना होता है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट का केस है, कोर्ट में फाइल चल रही है, डिवोर्स एक्ट है 1869, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 38 का एप्लीकेशन लगेगा। इंटरिम ऑर्डर पर चाइल्ड कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन के लिए होता है, मतलब मेंटेनेंस और एजुकेशन के लिए होता है, और ये फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस से है। 60 दिन का टाइम लगेगा, 60 डेज का टाइम लेता है फ्रॉम द सर्विस डेट ऑफ नोटिस से। अब कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि कौन बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये सब अब कोर्ट डिसाइड करती है। मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एक्सेस राइट अपोजिट पार्टी के पास किस तरह के रहेंगे। अब नेचुरल गार्जियन के बारे में समझते हैं।
सेक्शन 6 अगर हम बात करें कि नेचुरल गार्जियन होता कौन है, देखो बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी मां के पास रहेगी और उसका नेचुरल गार्जियन होगा फादर। ऐसा देखो सभी केस में नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस में तो कोर्ट किसी भी तरीके का फैसला ले सकती है। मुस्लिम के लिए लड़का है तो 7 वर्ष से कम आयु का माता के पास, लड़की है जब तक वो नाबालिग है तो साधारणतः उसकी कस्टडी माता के पास। मतलब ये साधारण कानून है। न्यायालय चाहे तो मामले को परिस्थिति के अनुसार किसी भी तरह का फैसला ले सकता है। तो मतलब ये मोटे तौर पर जो हमारे साधारण नियम है उनकी मैं बात कर रहा हूं इस समय। मतलब न्यायालय की अगर परिस्थिति कैसी भी है, अगर उस हिसाब से उसको माता के पास रखना है या पिता के पास रखना है तो न्यायालय किसी भी स्थिति में फैसला ले सकता है। आमतौर पर छोटा है तो माता के पास जाता है। इसी तरह क्रिश्चियन के मामले में 41, 42, 43 में ये प्रावधान किए गए हैं। उनका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की रहेगी, ये भी बात है। अब थोड़ा और आते हैं, अगर बच्चा इलेजिटिमेट है यानी कि बच्चा अवैध है, वैसे कानून के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से बच्चे कभी अवैध नहीं होते लॉ के हिसाब से, ऐसे में बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी? तो उसकी कस्टडी रहेगी मदर के पास। बच्चा इलेजिटिमेट है तो उसकी कस्टडी मदर के पास रहेगी। अगर उसकी मदर किसी स्थिति में नहीं रही, मतलब वो अगर उसकी मदर किसी स्थिति में नहीं रही, वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके बाद उसकी कस्टडी उसके फादर के पास चली जाएगी। इलेजिटिमेट में पहले मदर, बाद में फादर। मतलब पहले उसकी जो कस्टडी है मदर के पास रहेगी, बाद में अगर मदर किसी वजह से नहीं मतलब यहाँ नहीं रहती है या चल बसी है तो उसके बाद उसकी कस्टडी फादर के पास आती है। अब मैरिड गर्ल के केस में क्या होगा? शादीशुदा लड़की के केस में क्या होगा? शादी होगी उसकी। मैरिड गर्ल के केस में उसका हस्बैंड ही उसका नेचुरल गार्जियन होगा, मदर फादर तो होते नहीं। सेक्शन 6 के हिसाब से, सेक्शन 6 की डेफिनेशन के हिसाब से चाइल्ड कस्टडी प्रोटेक्ट मदर को मिल जाती है, तो अपोजिट पार्टी को विजिटिंग ऑफ एक्सेस राइट मिलेगा कि भाई मदर को मिल गई तो फादर को राइट, मतलब उनको राइट मिलेगा कि किस आने या उनसे मिलने का। मोटे तौर पर देखा गया कि चाइल्ड कस्टडी की बात तब आती है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है। तब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली बच्चा किसी एक के पास रहेगा। कुछ केस में ऐसा, मतलब न्यायालय चाहे तो किसी भी तरह का फैसला सुना सकता है कि दोनों के पास भी रख सकता है, लेकिन आमतौर पर यही होता है। ज्वाइंट कस्टडी में भी कुछ केस हैं जिनको अलाउ किया गया है। अगर फादर के पास है कस्टडी तो मदर को विजिटिंग ऑफ राइट मिलेगा। कोर्ट मुख्यतः इन बातों का ध्यान रखती है कि बच्चे का पालन पोषण कौन अच्छे से कर सकता है, कौन बेहतरी से कर सकता है, किसके पास बच्चे का भविष्य ज्यादा सेफ होगा, सिक्योर होगा। कोर्ट मुख्यतः इन बातों को ध्यान में रखती है। कोर्ट ने अपनी बात रखते समय वकील को ना, कोर्ट में हम अगर बात रखते हैं तो वकील को नकारात्मक बातें नहीं लिखनी चाहिए कि फला के पास ये कमी है, ये वो है। हमें बेसिकली अपनी सकारात्मक बातों को लिखना चाहिए कि हम जैसे हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं। एप्लीकेशन लगाते समय की बातों को, इन बातों का ध्यान रखना होता है। मतलब उसकी नकारात्मक बातें नहीं लिखनी कि उसके बाद मतलब अपोजिट का ऐसे है वैसे। हमें अपनी अच्छाइयाँ लिखनी है कि हमारे पॉइंट ये बेहतर है कि आप पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, बच्चे के ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, पढ़ाई का ख्याल रख सकते हैं। एक और बात है, माँ बाप अगर साथ रहते हैं लड़के की स्थिति में तो वो बात भी लिखी जा सकती है कि माँ बाप साथ रहते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस तरह के पॉइंटों को लिख सकते हैं, वगैरह 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 सारी चीजें। वैसे आमतौर पर छोटे बच्चों की कस्टडी माँ को मिलती है। अगर आप कस्टडी पुरुष की लेना चाहते तो उसको बताना होगा कि वो माँ से बेहतर कैसे है, वो कैसे कामकाज में व्यस्त रहते हुए भी माता से बेहतर उसका लालन पालन पोषण कैसे कर सकता है।
बच्चे को समय कैसे दे सकता है। अभी बताना कि दादा दादी अगर की बात करेंगे तो इस बात में उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहता है कि बता सकते हैं कि दादा दादी साथ रहते हैं और दादा दादी की भी केयर हो जाती है, मतलब वो भी ध्यान रख लेते हैं बच्चे का। तो इस वजह ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिससे पता चलता है कि बच्चे की देखभाल, लालन पालन पोषण अच्छे से दादा दादी भी हैं, वो भी है, कमाता भी है, सक्षम भी है, पढ़ा लिखा भी है, तो वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं माता आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको लिखना होगा कि वह किस तरीके से बच्चे का लालन पालन पोषण करेगी, वो उसके पति से बेहतर इस मामले में कैसे है। देखो, आर्थिक स्थिति को ना तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहिए कि मैं तो पता नहीं क्या हूं, ये कर दूंगा, बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, ऐसा वैसा, ऐसी इस तरह की बातें भी हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है, ये बढ़ी चढ़ी बात का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है केस में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चाइल्ड कस्टडी के सभी टॉपिक क्लियर हो ही गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारी और आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं।